हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस सब्जेक्ट का आज हमारा 9th लेक्चर है, 9th लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड इससे पहले जो 8 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उन सभी क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखा होगा, सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है जो कि प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है एंड आपका सबसे पहला काम यही है कि आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। एंड जब क्लास देखिएगा तो आपको नोट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्लास नोट्स भी साथ साथ रेडी करना पड़ेगा, इसीलिए पेन कॉपी बैठ के हमें क्लास देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है तो फिर कैलकुलेटर भी चाहिए। तो कैलकुलेटर, पेन कॉपी विथ फोकस आप सारे क्लासेस देख लेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो इस सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर कोई कंसेप्ट आप लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आगे जाके वो कंसेप्ट आपको दिक्कत करेगा, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है ना। एंड ऐसा बिल्कुल होने देना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्लासेस को अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, ओके। चलो तो बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किए थे रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टर के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जब हम लोग कुछ रजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में डालते हैं, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, तो फिर आउटपुट में कितना रेजिस्टेंस मिलता है, उसका फॉर्मूला, उसका कैलकुलेशन, वो हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में अगर हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कितना आउटपुट रेजिस्टेंस हमें मिलता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलता है, हम लोगों ने उसका फॉर्मूला एंड प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया था। एंड आखिर में मैंने आपको दिखाया था, प्रैक्टिकल करके दिखाया था किस तरह से रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एंड किस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एंड मल्टीमीटर के सहारे मैंने आपको वो चेक करके भी दिखाया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे बोर्ड में थियोरेटिकली सॉल्व किए थे एंड प्रैक्टिकली करके देखे थे कि जो रेजिस्टेंस निकल रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल हम लोगों ने वो प्रूव कर लिए हैं। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा कंपोनेंट, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज़ इंडक्टर। तो इस इंडक्टर को जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ओके। चलो तो रजिस्टर में हम लोगों ने देखा था रजिस्टर किस लिए आता है, रेजिस्टेंस की वजह से आता है। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग रजिस्टर डिजाइन किए थे। तो यहाँ पे जो इंडक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, इंडक्टर जो कंपोनेंट है वो तो हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाए हैं। वो किस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोगों ने बनाए हैं, वो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के आधार पे हम लोगों ने इंडक्टर बनाए हैं। अब ये इंडक्टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग इंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बिल्कुल मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंडक्टेंस। सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे दैट इज इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस होता क्या है, इसको बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ये है हमारा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये, दूसरा ये टर्मिनल। एक तार है, मान लो ये एक तार है, तो तार का 2 छोर रहता है, एक ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ओके। अब इस तार के थ्रू जब हम लोग एनर्जी को फ्लो कराएंगे, ठीक है, जब फ्लो कराएंगे एनर्जी को, तो इसको क्या कहा जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज करंट, ठीक है। ये है हमारा करंट, मतलब इस कंडक्टर के थ्रू इतना करंट इधर से उधर जा रहा है। एंड इधर अगर हम लोग आई करंट को देंगे तो इधर आई करंट ही हमें मिलने वाला है, ठीक है, मिलने वाला है आई करंट हमें, लेकिन इधर जो मिलेगा हमें वो कांस्टेंट मिलेगा। एंड जिस सर्किट में हम लोग इस कंडक्टर को लगाएंगे, सेट करेंगे, इस कंपोनेंट को जिस सर्किट में लगाएंगे, उस सर्किट में हमें कांस्टेंट करंट चाहिए, ठीक है, उस सर्किट में हमें कांस्टेंट करंट चाहिए। तो इधर हम लोग मान लो कि 10 एम्पियर का हम लोग करंट दे रहे हैं एंड इधर हमें 10 एम्पियर ही चाहिए, ठीक है, 10 एम्पियर ही चाहिए एंड जो कि होगा कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट करंट चाहिए हमें, कांस्टेंट करंट। 10 से थोड़ा कम भी नहीं चलेगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा भी नहीं चलेगा। इधर हमें आउटपुट जो है बिल्कुल कांस्टेंट चाहिए, लेकिन इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं वो तो किसी कारण की वजह से, किसी रीज़न की वजह से
चेंज हो सकता है, ठीक है, वो फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो हम लोग एनर्जी को दे रहे थे एक सोर्स से, एक सोर्स तो चाहिए ना जो कि एनर्जी देगा इसको। तो ये सोर्स में कोई प्रॉब्लम आ गया है भाई, प्रॉब्लम आ गया है जिस वजह से ये 10 एम्पियर नहीं दे पा रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम ये चेंज हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे हमें 10.1 एम्पियर पहले देखने को मिला, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग 10.15 एम्पियर देखने को मिला, फिर 9.99 एम्पियर देखने को मिला, फिर 10 एम्पियर देखने को मिला, ठीक है। मतलब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, ये करंट जो है चेंज हो रहा है। हम लोग जो इनपुट दे रहे थे वो किसी वक्त ज़्यादा दे रहा है, किसी वक्त कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें सर्किट में कितना चाहिए, सर्किट में हमें कितना चाहिए बोलो, 10 एम्पियर ही चाहिए। ओके, उस वक्त जो है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जाग जाता है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जाग जाता है। अब ये रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंडक्टेंस वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस में समझा था कि रेजिस्टेंस जो है एनर्जी के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, इसको वो जाने नहीं देना चाहता। लेकिन इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस करंट को जाने देता है, लेकिन उसे चेंजेस मंजूर नहीं, उसे क्या चेंजेस बिल्कुल मंजूर नहीं, कि मैं तो इधर 10 एम्पियर दे रहा हूँ ना, मुझे 10 एम्पियर ही देना पड़ेगा इधर, तो मैं इधर जो ये जो कम ज़्यादा जो हो रहा है ये मुझे मंजूर नहीं भैया, तो तुम चाहे मुझे कम दो या फिर ज़्यादा दो, लेकिन मैं इतना ही आउटपुट दूंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट के चेंजेस को रोकने की कोशिश करता है, करंट के चेंजेस को रोकने की कोशिश करता है। इधर हम लोग देख सकते हैं कि करंट जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये इंडक्टर क्या किया, ये जो कंडक्टर है ये क्या किया, ये करंट के चेंजेस को रोक के एक कांस्टेंट सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। समझ में आया, बात समझ में आया। इधर इनपुट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, लेकिन इसे ये मंजूर नहीं है, ठीक है, इस कंडक्टर को ये चेंजेस मंजूर नहीं है, तो इस चेंजेस को वो रोकना चाहता है एंड एक कांस्टेंट आउटपुट देगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। एंड एक बात याद रखिएगा, इंडक्टेंस में ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर, ठीक है, ये करंट को रोकता नहीं है, करंट को रोकता नहीं है। जैसे कि रेजिस्टेंस करंट को रोक रहा था, इंडक्टेंस करंट को जाने देता है, लेकिन चेंजेस को रोकता है, ठीक है, करंट के चेंजेस को रोकता है। ओके, चलो अब इसका जो है हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। द इंडक्टेंस इज द property of a inductor. The inductance is the property of a inductor, is the tendency, sorry, TENDENCY, ठीक है, is the tendency of electrical conductor to resist any changes of the current या फिर in the current बेहतर रहेगा, in the current flowing through it, ठीक है। तो जो बात मैंने इतनी देर तक बताया वही बात यहाँ पे भी लिखा है, एंड यही है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। द inductance is the property of a inductor, is the tendency of electrical conductor to resist any changes in the current flowing through it। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो
जो प्रॉपर्टीज चेंजेस को रोकने की कोशिश करेगा वही हमारा क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, वही हमारा इंडक्टेंस है। तो इस डेफिनेशन को हम लोग सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, बट नो नीड। ठीक है, चलो इसी से काम चल जाएगा। अब देखो, अब इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, इंडक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इंडक्टर, एंड इंडक्टर एक्चुअली कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंडक्टर जो है हम लोग कंडक्टर को ही इंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक मान लो कि एक तार है, ठीक है, ये एक तार है, दिस इज एन कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। अब इस कंडक्टर को अगर हम लोग कॉइल के आकार में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, कॉइल के आकार में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो इसी कंडक्टर को हम लोगों ने क्या, कॉइल का रूप दे दिया। ओके, कॉइल का रूप दे दिया हम लोगों ने, इसी कंडक्टर को जो हम लोगों ने कॉइल का रूप दे दिया। तो ये कंडक्टर अब इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, अब ये इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को शो करेगा। नॉर्मली कोई भी कंडक्टर का अगर हम लोग इसको सिंपली ऐसे लंबा करके रख देते हैं इस तरह से, ठीक है, उसमें इंडक्टेंस प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा आता नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस रहता है लेकिन इंडक्टेंस प्रॉपर्टी जो आता नहीं है। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी कब आएगा, जब हम लोग उसको कॉइल के आकार दे देंगे। कंडक्टर को हम लोग जब कॉइल के आकार दे देंगे, ओके, तो वो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी शो करेगा। अब इंडक्टेंस प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा, उसके पीछे भी रीज़न है भैया, क्योंकि जब हम लोग किसी भी कॉइल के थ्रू करंट पार करते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबक क्षेत्र जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंड उसी वजह से यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसी वजह से ये इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब कैसे स्टोर करता है एंड कैसे ये इंडक्टेंस प्रॉपर्टी दिखाता है, पूरा फंक्शन समझते हैं बिल्कुल शुरू से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंडक्टर था, इसको हम लोगों ने इस तरह का शेप दे दिया। अब क्या होगा, जब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है ना, जब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे एंड इधर से करंट निकलेगा, तो ये होगा इनपुट एंड ये होगा आउटपुट। ठीक है, तो जो आउटपुट होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, ये अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए ना, ये अगर ज़्यादा ऊपर नीचे करे, फिर भी आउटपुट हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट करंट पाने के लिए ही हम लोगों ने इंडक्टर को डेवलप किए हैं, इंडक्टर को बनाए हैं, तो हमें कांस्टेंट करंट चाहिए। एंड कैसे ये वर्क करता है अभी समझते हैं। ठीक है, देखो, जब ये इनपुट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मतलब इधर हम लोग 10 एम्पियर का अगर आउटपुट देखेंगे, तो मान लो कि 10.1 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ये जो है आउटपुट से इनपुट क्या है, ज़्यादा है, आउटपुट से इनपुट क्या है, ज़्यादा है। एंड जब किसी कॉइल के थ्रू करंट पास होगा ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, एंड ये इंडक्टर इसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, स्टोर करके रख देगा, क्योंकि निकल रहा है कितना कम निकल रहा है, दे रहे हैं कितना ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा कहाँ पे जाएगा, वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, वो एक्स्ट्रा खर्च होगा कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। एंड वो एक्स्ट्रा एनर्जी ये इस जगह पे वो स्टोर करके रख देगा, जमा करके रख देगा। ओके, अब जमा जो यहाँ पे जो एनर्जी जमा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जमा है, वो कब काम आएगा, जब यहाँ पे मान लो कि हमें क्या मिल रहा है, कम इनपुट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें आउटपुट कितना चाहिए, 10 एम्पियर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कितना, कम दे रहे हैं। तो ये इंडक्टर करेगा क्या, जो एनर्जी इसने सेव करके रखा है वो इसको प्रोवाइड कर देगा कि लो तुम 10 ही निकलो, चाहे मुझे कम दिया जा रहा है लेकिन मैं निकालूंगा 10। ठीक है, मुझे 10 से कम दिया जा रहा है लेकिन मैं निकालूंगा 10, तो मैं अपने तरफ से मेरे पास जो एनर्जी है मैं वो भी सप्लाई दे रहा हूँ, इसको मेंटेन करने के लिए वो इसको देगा। ठीक है, ओके, एंड जब भी इनपुट में हमें ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा, फिर ये वो स्टोर कर लेगा, कम करंट देखने को मिलेगा तो सप्लाई कर देगा। तो इसी तरह से एक इंडक्टर जो है कांस्टेंट करंट को
आउटपुट देता है, ठीक है। एक कांस्टेंट करंट आउटपुट में देते रहता है, सप्लाई देता है कांस्टेंट करंट। तो जिस भी सर्किट में हमें कांस्टेंट करंट चाहिए तो हम लोग वहाँ पे इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्किट है जिसमें कि इंडक्टर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें सर्किट को चलाने के लिए, ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कांस्टेंट करंट का फ्लो, ठीक है, कांस्टेंट करंट का सप्लाई। तो खास करके हम लोग पावर सप्लाई सर्किट में जो है इंडक्टेंस को इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो करंट निकले जो वो कांस्टेंट हो। ओके, चलो, तो इतना था वर्किंग फंक्शन, तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। एंड कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग इंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात हम लोग बिल्कुल लिख लेंगे। एन इंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एन इंडक्टर इज अ पैसिव component. An inductor is a passive component that is used in most time power इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। तो ये जो है इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है एंड जिसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ओके, सर्किट्स टू क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू स्टोर energy in the form of magnetic field, energy in the form of magnetic field when electricity is supplied to it and it resists the changes current and provide a constant current इन आउटपुट टर्मिनल। चलो, जितना बातें मैंने बताया आप लोगों को वो सभी बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दी है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर is denoted by L, कैपिटल L, ठीक है, कैपिटल L। तो किसी भी इंडक्टर का हम लोग इंडक्टेंस को कैसे बताते हैं, L से हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। ओके, L से हम लोग उसको लिखते हैं। ओके, चलो, बेसिक formula for inductance, L is equal to V by delta I by delta T। ओके, इसको ब्रैकेट में रख दो। L is equal to V by delta I by delta T, where जहाँ पे L is the inductance, ठीक है, एंड डी आई चेंज इन करंट, ठीक है, एंड डी टी टाइम
चेंजेस, ठीक है, चेंज इन टाइम या फिर टाइम चेंजेस। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे अब इंडक्टेंस का यूनिट, इंडक्टेंस का यूनिट निकालते हैं। चलो इसको फटाफट से कर लो, इसको फटाफट से कर लो। ओके, बिल्कुल ऊपर से मैं जो है इसको इरेज करते जाता हूँ, आप लोग नीचे का पार्ट जो है लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वीडियो को पॉज करके भी अपना नोट जो है रेडी कर सकते हैं। तो नोट्स बिल्कुल रेडी करते चलिए, नोट्स बिल्कुल रेडी करते चलिए एंड क्लास तुरंत ख़त्म होने के बाद तुरंत ही आप लोग नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है, नोट्स को पढ़िएगा। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं क्या, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, तो हमें फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू V बाई डी बाई डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो V मतलब क्या है, V मतलब बोलो, V मतलब वोल्टेज, ठीक है, V मतलब वोल्टेज, DI बोले तो चेंज इन करंट एंड टाइम, ठीक है, डी टी इजिकल टू है टाइम। ओके, तो एक एक करके सबका ऐसा यूनिट लिखो। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है भाई, वोल्ट है, ठीक है, एंड DI का है करंट, सॉरी करंट बोले तो एम्पियर, DI का यूनिट क्या है, एम्पियर, एंड इधर है टाइम का यूनिट सेकंड। ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड बाई एम्पियर, बाई एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, वोल्ट सेकंड बाई एम्पियर। तो दिस इज द यूनिट फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला से हम लोगों ने ये यूनिट को डेराइव किया। अब अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट जो है ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड of inductance is हेनरी, ठीक है, हेनरी क्या है, हेनरी, हेनरी जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ओके, H फॉर हेनरी। ओके, H फॉर क्या है, हेनरी। एंड इसको हम लोग जो है मैग्नेटिक सर्किट में इंडक्टेंस को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, दूसरे यूनिट पे, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। तो मैग्नेटिक सर्किट हम लोग जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी इंडक्टेंस को पढ़ना होगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तब हमें जो इंडक्टेंस है उसका यूनिट दूसरा पढ़ना होगा, वो है वेबर पर एम्पियर इन मैग्नेटिक सर्किट। We use another unit that is वेबर पर एम्पियर, ठीक है, वेबर पर एम्पियर। तो इसको जो है हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में मतलब दूसरे चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं वेबर एम्पियर को, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इंडक्टर्स है, ठीक है, ये जो इंडक्टर है इसके इंडक्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फटाफट से देख लेंगे हम लोग। चलो,
लिखेंगे यहाँ पे द इंडक्टर ऑफ एन इंडक्टर, द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो सबसे पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of the number of turns, to the square of the number of turns of the coil, ठीक है, ऑफ द कॉयल। मतलब हम लोगों ने कॉयल को कितनी बार ऐसे टर्न किए हैं, कितनी बार ऐसे हम लोगों ने उसका टर्न दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसका स्क्वायर के साथ इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स उसका स्क्वायर, ठीक है। ये पहला बात हो गया। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉयल, इट इज डायरेक्टली proportional to the cross sectional area of the coil, ठीक है। अब जो कॉयल है, जिस कंडक्टर से हम लोग कॉयल को बनाए हैं, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कॉयल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहा है ना, तो देखो कॉयल जो है हम लोग ऐसे लपेटेंगे, ऐसे लपेटते ना, कॉयल को हम लोगों ने क्या किए हैं, ऐसे लपेटे हैं, कॉयल को ऐसे बनाए हैं, कॉयल, ये कॉयल हो गया। तो कॉयल का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, दिस एरिया, दिस द होल एरिया, इसके साथ क्या होगा, हमारा इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब ये जो A है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉयल एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, ठीक है, कितना बार हम लोगों ने इसको लपेटे हैं, ओके। A बढ़ेगा तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो घटेगा डेफिनेटली। तो दो फैक्टर तो हो गया, दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे और भी फैक्टर्स है भाई, फैक्टर्स को डिस्कस करना पड़ेगा ना। तीसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, it is inversely proportional to the length of the coil, to the length of the coil, ठीक है। कॉयल का लंबाई कितना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंडक्टेंस। वो कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कॉयल का लंबाई अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर इंडक्टेंस कम हो जाएगा, कॉयल का लंबाई अगर छोटा है तो इंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉयल, ठीक है। ये 1/L है, L स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द कॉयल, ओके। चलो चौथा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इट इज absolute
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द magnetic material over which coil is wound, over which coil is wound। ठीक है, मतलब जिस भी मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने कॉयल को लपेटे हैं उस मटेरियल के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस मटेरियल के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के साथ क्या है, इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके चलो, तो बाय दिस फैक्टर्स, अगर हम लोग ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करें तो हमें एक रिलेशन मिलता है, कंबाइंड रिलेशन मिलता है। ठीक है, कंबाइंड रिलेशन, ओके, फ्रॉम बाय कंसीडरिंग द फैक्टर्स वी कैन, अच्छा वी हैव L प्रोपोर्शनल टू क्या था, n का स्क्वायर A बाई L। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन है दोस्तों, इसको हटाने के लिए क्या चाहिए हमें, इसको हटाने के लिए कंस्टेंट लाना पड़ता है, इसको हटाने के लिए कंस्टेंट लाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ऐसा n का स्क्वायर A बाई L। अच्छा, ये स्मॉल l होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉइल। तो ये जो म्यू है, म्यू इज़ द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो, अब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने कंडक्टिविटी देखा ना, कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर के थ्रू कितना इजीली एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते थे। एंड ये परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी ये भी प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है, खास करके मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं इसको। ठीक है, कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो चुंबक का जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कितना इजीली इस पार से उस पार जा पा रहा है। चुंबक क्या करता है, एक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स तो क्रिएट करता है ना, देता है ना। देखो, एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच सकता है, उसको दूर भगा सकता है, लेकिन एक लोहे को वो ऑलवेज खींचेगा। तो चुंबक भी एक तरह का फोर्स देता है, तभी ना ऐसा हो पाता है कि लोहे को वो खींच लिया, फिर दूसरे चुंबक को कभी वो खींचता है तो कभी वो दूर धकेल देता है। तो इसका मतलब ये है चुंबक भी एक जो है फोर्स दे रहा है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसी दूसरे मटेरियल के थ्रू कितना पास होता है, ठीक है, कितना पास हो पाता है, उसको हम लोग कहते हैं उस मटेरियल का परमेबिलिटी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। परमेबिलिटी क्या होता है, उसका क्या टाइप्स है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि किसी भी मटेरियल के थ्रू चुंबक का जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कितना इजीली पार हो सकता है। चुंबक का जो फोर्स है, चुंबक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना इजीली पास हो सकता है, दैट इज़ द परमेबिलिटी। ओके, तो ये म्यू जो है, ये म्यू हो गया हमारा परमेबिलिटी। ओके, तो ये रिलेशन हमारा आ गया दोस्तों। व्हेयर, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे व्हेयर। अब व्हेयर एल को तो नहीं लिखाना है, ये लेंथ स्मॉल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉयल। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉयल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉयल। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एंड म्यू क्या है, एब्सोल्यूट बस। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके दोस्तों, चलो तो आज का क्लास जो है हम लोग बस यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंडक्टर के बारे में जो है बात करने वाले हैं, और भी सारे बातें। तो आई होप अगले लेक्चर में इंडक्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, इंडक्टर को फिनिश कर देंगे। इंडक्टर से हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो जितना मैं पढ़ा चुका हूँ एंड जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं वही काफ़ी रहेगा आपके लिए। ओके, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना दिया गया है बस
उतना ही। चलो, तो आई होप आज का जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा है तो डेफिनेटली सपोर्ट तो बनता है, एंड अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए क्लासेस को, उनको भी बताइए कि क्लासेस आपको कैसा लग रहा है, एंड क्लासेस में आप लोग क्या क्या सीख पा रहे हैं, कैसे ईज़िली आप लोग सीख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप बताइएगा अपने दोस्तों को, एंड उन लोगों को भी बोलिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि वो लोग भी क्लास ज्वाइन करें एंड पढ़ाई करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।